हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम अग्रवाल। हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की मैथमेटिक्स की बुक कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन देखा था। बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की मैथमेटिक्स की बुक का कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का एक क्वेश्चन देखा था। ये बुक कितने यूनिट में डिवाइड हुई? 4 में। और इसकी चौथी यूनिट का, फोर्थ यूनिट का हमने एक टॉपिक लिया था। कौन सा? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं वो हमारी क्लास फर्स्ट को देखें, क्योंकि ये वाली जो क्लास होने वाली है वो इसी के आगे कंटिन्यू क्लास रहेगी। तो आज हम इस क्लास में हमारी पिछली क्लास का क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने जो क्वेश्चन देखा था वो क्वेश्चन था सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय सिंप्लेक्स मेथड। Solve the following linear programming problem by simplex method. Minimum of z is equal to minus of 6x1 plus 2x2 और कंस्टेंट्स आपको दिए हुए थे 2x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू 2, x1 इज लेस देन इक्वल टू 4 और आपको जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए थे x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि ये आपकी एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है। इसको हमें सिंप्लेक्स मेथड से क्या करना है? सोल्व। सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करने के लिए हमने सबसे पहले इसको चेंज किया था। किसमें? सिंप्लेक्स मेथड से सोल्व करने के लिए हमने इसको चेंज किया था। एक मिनट रुको, टेस्टर देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले हमने इसको किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या किया था? कन्वर्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया था? इसको सबसे पहले हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में। और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मिनिमम जेड को किसमें कन्वर्ट किया था? मैक्सिमम जेड में। और मैक्सिमम कितना आएगा? जेड डैश। और इसको कितने से मल्टीप्लाई किया था? माइनस से। तो 6x1 कितना बन गया था? माइनस का 2x2। और ये जो प्रतिबंध या फिर कंस्टेंट दिए हुए थे इनको इनइक्वलिटीज की जगह किसमें कन्वर्ट किया था? इक्वेशंस में। तो ये कितने बन गए थे? 2x1 माइनस x2 प्लस कितना ऐड किया था? x3 और प्लस 0x4 इज इक्वल टू कितना हो गया था? 2। और यहां पे हो गया था x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3 और प्लस x4 इज इक्वल टू कितना हो गया था? 4। और आपके नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस बन गए थे x1, x2, x3, x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां पे आ जाएंगे 0x3 और 0x4। इस प्रकार से हमने दी गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट किया था? स्टैंडर्ड फॉर्म में। और उसके बाद हमने जनरेट की थी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। इसके बाद हमने जनरेट की थी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल तो जो भी हमारी क्लास में आज पहली बार आए हैं स्टूडेंट्स, वो एक बार हमारी क्लास फर्स्ट देख लें। और जिसको यहां तक समझ में आ जाएगा ना, उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल की क्लास के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था सीबी की वैल्यू क्या होती है, एक्स बी का मतलब क्या होता है, बी को क्या बोलते हैं, सब पिछली कक्षा में बताया हुआ है। एक बार आप वहां तक देख लें। यहां पे मिनिमम रेशियो लिखते हैं।
यहां पे कॉस्ट भरी जाती है 6 -2 0 0। यहां पे डिसीजन वेरिएबल्स आते हैं जो कितने हैं 2 एंड 4। यहां पे वो एक्स काम में लिए जाते हैं जो क्या बनाते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स कौन से बना रहे हैं x3 और x4। उनके रेस्पेक्ट में यहां पे अल्फा 3 और कितना भरा जाता है अल्फा 4 और इनकी कॉस्ट भरी जाती है 0 एंड 0। और यहां पे आता है ZJ माइनस CJ। यहां पे कितना आता है ZJ माइनस CJ और यहां पे भरी जाती है ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स कितनी है 2 -1 1 0। यहां पे 1 0 0 1 और यहां पे ZJ माइनस CJ कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। यहां पे नहीं आता ZJ माइनस CJ, यहां पे आता है। ये 4 जगह आएगा ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली वैल्यू क्या करेंगे माइनस, तो कितना आएगा 6। ये 0 बना के इसको 2 बनाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर यहां पे 0 बनाएगा और यहां पे कितना बनाएगा 0। उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे अगर ये ऑल ZJ माइनस CJ अगर हमारे क्या आ जाते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू कितने आ जाते हैं 0। अगर ये सारे ZJ माइनस CJ हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते हैं तो ये फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, फिनिश हो जाता। परंतु यहां पे सारे 0 नहीं आ रहे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आ रहे, तो हमें देखना है मोस्ट नेगेटिव कौन सा है। तो मोस्ट नेगेटिव कौन सा है -6। तो इसको लिखेंगे इनकमिंग वेक्टर। इसके नीचे कितना लिखना है इनकमिंग वेक्टर। और अब कैलकुलेट करते हैं कितना मिनिमम रेशियो। और मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कल की क्लास में हमने देखा था 2 में 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1 और 4 में 1 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 4 और इनमें मिनिमम रेशियो कितना है 1। तो इसके आगे लिखते हैं आउटगोइंग वेक्टर। आउटगोइंग वेक्टर, इसके आगे क्या लिखते हैं आउटगोइंग वेक्टर। और इस प्रकार से हमारी कौन सी टेबल बनती है फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम देखी थी। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होती है, उसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं। अगर फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल के सारे ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते तब तो ये प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाता। परंतु सारे 0 नहीं आ रहे, यहाँ पे क्या आ रहे हैं नेगेटिव आ रहे हैं, इसलिए हमें क्या बनानी पड़ेगी सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। अब देखो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनेगी। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, तो सेकंड सिंप्लेक्स टेबल यहां पे थोड़ा छोटा लिख देते हैं। ये आउटगोइंग वेक्टर है, आउटगोइंग वेक्टर। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाने के लिए आपको लिखना होगा CB B XB B। यहां पे वही 4 वेरिएबल x1 x2 x3 x4, x1 x2 x3 x4। इसके ऊपर लिखेंगे कितना CJ, इसके ऊपर लिखेंगे कितना CJ, इसके ऊपर लिखेंगे CJ। यहां पे वही मिनिमम रेशियो, और यहां पे वही ZJ माइनस CJ। पहली बात तो आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चन करें तो सबसे पहले फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल के ठीक नीचे आपको सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनानी है। आपको यह प्रयास करना है, यह कोशिश करनी है कि सेकंड सिंप्लेक्स टेबल और फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल एक ही पेज पे बने। अगर आप नेक्स्ट पेज पे उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको बार बार पेज पलट के क्या करना होगा, देखना होगा। इसलिए एग्जाम में आप कोशिश करें कि आपकी फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल के ठीक नीचे क्या बने, सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बने। आपको बार बार देखने के लिए क्या नहीं हो, पेज पलटना नहीं पड़े। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल हमारी ये बन गई थी। अब हम बनाने जा रहे हैं सेकंड सिंप्लेक्स टेबल। ये सेकंड सिंप्लेक्स टेबल हम बनाएंगे अगर इसके ZJ माइनस CJ सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते हैं तब तो ये प्रश्न यहीं पे समाप्त हो जाएगा। अगर इसके ZJ माइनस CJ सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आते हैं तो हमें क्या बनानी पड़ेगी थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। तो चेक करते हैं सारे। सबसे पहले आपको चेक करना है कि कॉस्ट ऐसे कैसे फिल कर दो। तो कॉस्ट कितनी दी हुई थी 6 -2 0 0। कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है, चाहे फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल हो, चाहे सेकंड सिंप्लेक्स टेबल हो, चाहे थर्ड सिंप्लेक्स टेबल हो। इसके बाद आपको इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर, इन दोनों के इधर से इधर चलो,
इनकमिंग वेक्टर से इधर इधर चलो और आउटगोइंग वेक्टर से इधर आओ। इस दो के ऊपर आपको इस प्रकार से क्या बना देना है, बॉक्स बना देना है। इस दो को कहा जाता है की एलिमेंट। इस दो को क्या कहा जाएगा, की एलिमेंट। इनकमिंग वेक्टर से ऊपर जाना है और आउटगोइंग वेक्टर से इस तरफ जाना है, और दोनों जिस एलिमेंट के ऊपर मैच करते हैं उसको बोलते हैं की एलिमेंट। क्या बोलते हैं, की एलिमेंट। तो फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल के अंदर की एलिमेंट कौन सा है, 2। इतना समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इस दो का, इसने कहा कि आपका इनकमिंग वेक्टर तो कौन सा है, x3, और आपका आउटगोइंग वेक्टर कौन सा है, इनकमिंग वेक्टर तो कौन सा है, x1, और आपका आउटगोइंग वेक्टर कौन सा है, x3। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस टेबल के अंदर हमें x3 को तो क्या करना होगा, आउट करना होगा, क्योंकि वो हमारा कौन सा वेक्टर है, आउटगोइंग वेक्टर है। और इनकमिंग वेक्टर कौन सा है, देखो सीधा x1। तो x3 के स्थान पे कितना रखना होगा, x1। कितना रखना होगा, x1। और यहां पे एज इट इज कितना आएगा, x4। यहां पे एज इट इज कितना आएगा, एक बार फिर से समझ लो। पहले इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर का चयन करना है। इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर के चयन करने के बाद की एलिमेंट का चयन करना है। इसको क्या बोलते हैं, की एलिमेंट। किसका चयन करना है, की एलिमेंट का। की एलिमेंट का चयन करने के बाद आप देखें कि इनकमिंग वेक्टर कौन सा है, x1, और आउटगोइंग वेक्टर कौन सा है, x3। तो मतलब यहां से x3 को हटाओ, इसकी जगह क्या लेके आओ, x1। इतनी बात समझ में आती है। इसके रेस्पेक्ट में जैसे यहां पे α3 लिखा था, यहां पे कितना लिख देंगे, α1, और यहां पे कितना लिख देंगे, α4। इतनी बात समझ में आती है। अब हमें यह देखना है कि x1 की कॉस्ट कितनी है। x1 की कॉस्ट कितनी है, 6, तो यहां पे कितना आएगा, 6। और x4 की कॉस्ट कितनी है, वही 0, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा, यहां तक फिल कर दिया। उसके बाद बच गई ये फिल करना। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट फिल करनी है, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आता है। उसके बाद आपको वो एक्स काम में लेने हैं जो क्या होते हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग वेक्टर के हिसाब से आपको एक्स बदलने हैं, और उनके रेस्पेक्ट में उनकी क्या बदलनी है, कॉस्ट। इस की एलिमेंट का इस पूरी रो के अंदर आपको डिवाइड करना है। इस की एलिमेंट का पूरी रो के अंदर क्या करना है, डिवाइड। तो 2 के अंदर इस 2 का डिवाइड करोगे तो यहां पे कितना आएगा, 1। यहां पे कितना आएगा, 1। इस 2 में भी 2 का डिवाइड करोगे खुद का ही, तो कितना आएगा, 1। इस -1 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/2। इस 1 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1/2। और इस 0 में 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0। यानी कि की एलिमेंट का आपको पूरी रो के अंदर क्या करना है, डिवाइड। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, हम ये x भी जो रहते हैं ना, ये x3 और x4, पिछली कक्षा में हमने देखा था कि ये x3 और x4 यहां पे इसलिए आते हैं क्योंकि ये बेसिक मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेसिक मैट्रिक्स। इसी क्या बनाते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। तो इस बार ये x1 और x4 के अंदर हमारी यूनिट मैट्रिक्स बननी चाहिए। मतलब 1 0 और 0 1 कौन बनाना चाहिए इस बार, x1, और कौन बनाना चाहिए, x4। x1 और x4 हमारे क्या बनाने चाहिए, बेसिक मैट्रिक्स। क्या बनाने चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस की एलिमेंट का पूरी में क्या कर देते हैं, डिवाइड। अब इधर ध्यान से देखो, x1 के अंदर 1 तो आ गया, x1 के लिए हमें नीचे कितना चाहिए, 0। तो मतलब हमें यहां पे 0 लेके आना है। अब हमें यहां पे क्या लेके आना है, 0। तो हमें कुछ ऐसी कोशिश करनी होगी कि यहां पे कैसे भी करके कितना आए, 0, क्योंकि यहां पे 0 आना चाहिए और इसके नीचे कितना आना चाहिए, 1। अगर इसके नीचे 1 आ जाता है तो ये x1 और x4 क्या बनाएंगे, बेसिक मैट्रिक्स। इसीलिए हमें यहां पे कैसे भी करके कितना लेके आना है, 0। अब 0 लाने के लिए काम करते हैं, जहां पे पहले से कितना है, 1 है। तो देखो इसके अलग अलग तरीके होते हैं। मैं आपको एक बेसिक तरीका बता रहा हूं जो हर जगह क्या करता है, वर्क करेगा। आपको एग्जाम हॉल में भी इसी तरीके से करना है। हालांकि इसके अलग अलग तरीके कई जगह बताए जाते हैं, परंतु आप फिर भी इसी तरीकों को क्या करें, फॉलो करें। आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आप एक काम करो, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, और इस 1 में से क्या करो, माइनस। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, और इस 1 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0। तो यहां पे तो कितना आ गया, 0। यहां पे कितना आ गया, 0। अब ये सेम प्रोसेस सबको, सभी एलिमेंट्स में लगाना है आपको, सेम प्रोसेस सभी में। अब इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 1, और माइनस कितने में से करोगे, 4 में से। तो 4 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 3। कितने बचेंगे, 3। इस -1/2 को भी कितने से मल्टीप्लाई करना है, 1 से। तो कितना आएगा, -1/2। और इसको
माइनस कितने में से करोगे? जीरो में से। तो जीरो में से माइनस का -1/2 होगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 1/2। कितना हो जाएगा? प्लस का 1/2। इस 1/2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 1 से, तो कितना आएगा? 1/2। और इसकी जगह इसमें नीचे क्या है? x3 में नीचे जीरो, तो इस जीरो में से 1/2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 1/2। इस जीरो को फिर से 1 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा? जीरो। और माइनस कितने में से करोगे? 1 में से, तो कितना आ जाएगा? इस प्रकार से हमें ये सेकंड सिंप्लेक्स टेबल को यहां तक बढ़ना है। एक बार आपको समझ में नहीं आया तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं पूरा, आपको एक बार पूरा फिर से बता देते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल के अंदर इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर का क्या करना है? चयन। इनकमिंग वेक्टर और आउटगोइंग वेक्टर के चयन करने के बाद आपको की एलिमेंट का क्या करना है? चयन करना है। की एलिमेंट का चयन करने के बाद सेकंड सिंप्लेक्स टेबल को भरते समय पहले वो एक्स का चयन करो जो बेसिक मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बेसिक मैट्रिक्स। तो ये बोल रहे हैं कि इनकमिंग तो कौन सा होगा? x1, और आउटगोइंग कौन सा होगा? x3। तो यहां से x3 को हटाओ, इसकी जगह क्या लेके आओ? x1, और x4 तो ऐसे कैसे रहेगा? फिर यहां पे x1 की जगह तो कितना आ जाएगा? अल्फा 1, और यहां पे कितना आ जाएगा? अल्फा 4। इनकी कॉस्ट कितनी है? अल्फा 1 की, x1 की 6, और इसकी कॉस्ट कितनी है? 0। यहां तक की बात समझ में आती है? अब इस की एलिमेंट का पूरी रो के अंदर क्या करना है? डिवाइड। पूरी रो के अंदर डिवाइड करेंगे तो 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1, इस 2 में इस 2 का डिवाइड करेंगे 1, इस -1 में 2 का डिवाइड करेंगे -1/2, 1 में 2 का डिवाइड करेंगे 1/2, और 0 में 2 का डिवाइड करेंगे 0। यहां तक की बात समझ में आती है? अब हमें x1 के नीचे वो 0 आना चाहिए, क्योंकि यहां पे वही x आते हैं जो क्या बनाते हैं? इकाई सदिश बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इकाई आव्यूह। क्या बनाते हैं? इकाई आव्यूह। तो हमें x1 के नीचे कैसे भी करके कितना लाना है? 0। तो मैं एक काम करूं, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें से क्या कर दूं? माइनस। तो 1 को 1 में से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो यहां पे तो कितना आ गया? 0। यानी कि अब ये सेम प्रोसेस सभी में लगाना है। इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, और इस 4 में से माइनस करोगे कितना? 3। इसको -1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1/2, और माइनस कितने में से करोगे? 0 में से, तो कितना आएगा? 1/2। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1/2, और 0 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 1/2। और इस 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 0, और 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। इस प्रकार से हमने बढ़ दी। अब चेक कर लो, x1 के नीचे आना चाहिए 1 और 0, 1 और 0 आ रहा है, और x4 के नीचे आना चाहिए 0 और 1, 0 और 1 आ रहा है। यानी कि आपने सेकंड सिंप्लेक्स टेबल यहां तक क्या बनाई है? सही। अगर आपकी x1 और x4 इकाई सदिश नहीं बना पा रहे, इकाई आव्यूह नहीं बना पा रहे इस टेबल के अंदर, तो मतलब आपकी सेकंड सिंप्लेक्स टेबल यहां तक क्या नहीं है? सही। लेकिन हमारे x1 के नीचे कितना आ रहा है? 1,0, और x4 के नीचे कितना आ रहा है? 0,1। इसका मतलब हमारी यहां तक की टेबल क्या है? सही। अब वही जेड जे माइनस सीजे को क्या करेंगे? कैलकुलेट। और जेड जे माइनस सीजे कैलकुलेट करने का कल वाला ही तरीका, इस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, इसमें ऐड करेंगे 0 को मल्टीप्लाई करते हुए कितने से? 0 से, और इसमें से माइनस करेंगे 6। इसमें से कौन सा माइनस करेंगे? 6। तो यहां पे कितना आएगा? 6 + 0 और माइनस का 6, 6 को 1 से करेंगे 6, ये 0, तो ये कितना आ जाएगा? ओवरऑल 6 - 6 0। तो यहां पे तो कितना आ जाएगा? 0। यहां पे फिल करना है, तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से? -1/2 से, और इसमें ऐड करोगे 0 से मल्टीप्लाई करते हुए कितने को? 1/2 को, और इसमें से माइनस करोगे -2, तो कितना हो जाएगा? +2। और ये कितना हो जाएगा? तो ये तो हो गया 0, ये कितना हो जाएगा? -3, और ये कितना हो जाएगा? +2। तो ओवरऑल यहां पे कितना आ जाएगा? -1। तो यहां पे कितना आ जाएगा? -1। यहां पे कितना आ जाएगा? -1। इस 6 को अब अगली तीसरे में देखो, इस 6 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 1/2 से। 6 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, इस 0 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से? -1/2 से, और माइनस करोगे कितना? ऊपर वाले कॉस्ट माइनस करते हैं तो 0। तो यहां पे तो कितना आएगा? 3, और ये कितना आ जाएगा? 0, और इसमें से माइनस करोगे 0, तो ये कितना आ गया? ओवरऑल 3। यहां पे कितना आ जाएगा? 3। अगला फिल करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 0 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से? 1 से, और ऊपर वाला माइनस करेंगे, कॉस्ट माइनस करेंगे, तो ये कितना आएगा? 0 + 0 - 0, और तो ये कितना हो जाएगा? ओवरऑल 0। इस प्रकार से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? जेड जे माइनस सीजे। अब जेड जे माइनस सीजे को ध्यान से देखो।
अगर ये जेड जे माइनस सी जे हमारे सारे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ जाते, यानी कि एक भी क्या नहीं आता, नेगेटिव नहीं आता, तब तो हमारी ये सेकंड सिंपलेक्स टेबल यहीं पे क्या हो जाती, खत्म हो जाती है, हमें थर्ड बनाने की क्या नहीं थी आवश्यकता। परंतु यहां पे फिर भी कितना आ गया, माइनस का वन, कितना आ गया, माइनस का वन। इसका मतलब हमें थर्ड सिंपलेक्स टेबल बनानी पड़ेगी, और इसके नीचे क्या लिखोगे, इनकमिंग वेक्टर, क्या लिखोगे, इनकमिंग वेक्टर, क्या लिखोगे, इनकमिंग वेक्टर। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, मिनिमम रेशियो, क्या निकालना पड़ेगा, मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो निकालने के लिए मैंने कहा था इस बी के अंदर डिवाइड करना होता है इनकमिंग वेक्टर वाले कॉलम का, बी वाले कॉलम के अंदर डिवाइड करना होता है किसका, इनकमिंग वेक्टर वाले कॉलम का। लेकिन यहां पे एक बात ध्यान रखनी होती है, मिनिमम रेशियो के अंदर हम जब डिवाइड करते हैं तो हमें ऐसे डिवाइड करना होता है, वन के अंदर डिवाइड करना होता है किसका, -1/2 का, और थ्री के अंदर डिवाइड करना होता है किसका, 1/2 का। लेकिन हमें एक बात ध्यान रखनी होती है, मिनिमम रेशियो के अंदर जो डिवाइड किया जाता है तो कभी भी माइनस वाले एलिमेंट का डिवाइड नहीं किया जाता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का ही क्या किया जाता है, डिवाइड। इसलिए हम यहां पे क्या लगा देंगे, डैश, और ये कितना बन जाएगा, 6। 3 में 1/2 का डिवाइड करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, 6। यहां पे कितना आ जाएगा, 6। कभी भी नेगेटिव वाले का डिवाइड डिसीजन वेरिएबल्स के अंदर नहीं दिया जाता है, हमेशा किसका डिवाइड देना है, पॉजिटिव वाले का। तो अब यहां पे तो कुछ वैल्यू है नहीं, तो मिनिमम रेशियो कौन सा बनेगा, 6। और इसके आगे क्या लिख दोगे, आउट गोइंग वेक्टर, क्या लिख दोगे, आउट गोइंग वेक्टर, आउट गोइंग वेक्टर। तो इनकमिंग वेक्टर तो हमारा कौन सा बनेगा, x2, और आउट गोइंग वेक्टर कौन सा बनेगा, x4। आउट गोइंग कौन सा बनेगा, x4। अब इसमें की एलिमेंट बताओ कौन सा बनेगा, सब इसमें की एलिमेंट कौन सा बनेगा, इसमें की एलिमेंट बनेगा 1/2। इसमें आपका की एलिमेंट जो बनने वाला है ना, वो कौन सा बनेगा, 1/2। इस बार आपका की एलिमेंट बनेगा 1/2। की एलिमेंट कौन सा बनेगा, 1/2। अभी हमें क्या बनानी पड़ेगी, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, क्योंकि सेकंड सिंप्लेक्स टेबल के ऑल जेड जे माइनस सी जे इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन वी जनरेट थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। तो अभी हम क्या बनाएंगे, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। ये आपको सी बी, बी एक्स बी, बी सी जे, अभी आपको एक दो सवालों में आपको दिक्कत आएगी, एक दो सवालों के बाद आपको खुद से याद हो जाएंगे कि यहां पे कितना फिल करना होता है। एक दो प्रैक्टिस करोगे तो खुद से आने लगेंगे, है ना। थर्ड सिंप्लेक्स टेबल, तो यहां पे कितना आएगा, सी बी, यहां पे बी, यहां पे एक्स बी, यहां पे बी, बी के ऊपर सी जे, कितने वेरिएबल हैं, x1, x2, x3 और x4। अब जिस प्रकार से हमने फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल से सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाई थी, अब सेकंड सिंप्लेक्स टेबल से कौन से बनाएंगे, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। तो सबसे पहले आपको वो चीजें भरनी होती हैं जो कभी चेंज नहीं होती। तो कभी चेंज क्या नहीं होती, कोस्ट। क्या चेंज नहीं होती, कोस्ट। तो कोस्ट फिल कर दो सबसे पहले, 6, -2, 0 एंड 0। ये हमने क्या फिल कर दी, कोस्ट। कोस्ट फिल करने के बाद आप उन वेरिएबल्स एक्स को भरो जो इनकमिंग है और जो आउटगोइंग है। तो इनकमिंग तो कौन सा है, x2, और आउटगोइंग कौन सा है, x4। तो x4 को तो हटाओ और x4 की जगह क्या लेके आओ, x2। और यहां पे तो पहले से कितना है, x1। यहां पे पहले से कितना है, x1। x1 के रेस्पेक्ट में यहां पे आ जाएगा α1, और x2 के रेस्पेक्ट में यहां पे कितना आ जाएगा, α2। सबसे पहले कोस्ट फिल करो। कोस्ट फिल करने के बाद उन एक्स को फिल करो जो बेसिक मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेसिक मैट्रिक्स। तो हमें पता है कि इनकमिंग तो कौन सा है, x2, और आउटगोइंग कौन सा है, x4। तो x2 को तो ले आए और x4 को क्या कर दिए, हटा दिए। उनके रेस्पेक्ट में कोस्ट देखो, x1 की कोस्ट कितनी, 6, और x2 की कोस्ट कितनी, -2, ये बढ़ दी। x1 की कोस्ट 6 बढ़ दी और x2 की कोस्ट कितनी बढ़ दी, -2।
अब हमें की एलिमेंट का पूरी रो के अंदर क्या करना होगा, डिवाइड। तो की एलिमेंट कौन सा है, 1/2, तो 1/2 का पूरी में क्या करेंगे, डिवाइड। तो 3 में 1/2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6। 3 में 1/2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आने वाला है, 6। 0 में 1/2 का डिवाइड करो तो कितना आएगा, 0। 1/2 में 1/2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1। -1/2 में 1/2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -1, -1। और 1 में 1/2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2। यानी कि की एलिमेंट का पूरी रो के अंदर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। अब ध्यान से देखो, ये x1 और x2, ये मेरे x1 और x2 ऐसे होने चाहिए जो क्या बनाए, इकाई अवयव। मेरे x1 और, क्योंकि ये यहां पे आ गए, xb का मतलब है वो x काम में लेने हैं जो क्या बनाएंगे, बेसिक मैट्रिक्स, या फिर क्या बनाएंगे, यूनिट मैट्रिक्स, या फिर हिंदी में बोले तो क्या बनाएंगे, इकाई अवयव। तो दो का इकाई अवयव यही बनता है 1 0 और 0 1। अगर मान लो 3 होंगे तो इकाई अवयव बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये बन रही हमने। अब वो कोला चाहता है कि x2 भर दिया आपने, x2 भर दिया तो यहां पे कितना आना चाहिए, 0, क्योंकि नीचे अगर 1 आ चुका है तो ऊपर कितना आना चाहिए, 0। अब हमें यहां पे कैसे भी करके 0 लाना है। अब हमें यहां पे कैसे भी करके कितना लाना है, 0, क्योंकि अगर ये टेबल के अंदर इकाई सदिश नहीं बनी तो मतलब सही नहीं है। अब हमें कैसे भी करके यहां पे 0 लाना है। तो सेम पिछला वाला तरीका, यहां पे इसके ऊपर पहले देखो है कितना, ऊपर है कितना, माइनस का 1/2, और लाना कितना, 0 है, कितना माइनस का 1/2, लाना कितना, 0। तो मैं एक काम करूं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करूं, इस 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/2, और इसमें जोड़ दो 1/2 में, -1/2 में 1/2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0। तो यहां पे कितना आ गया, 0। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो -1/2 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 0। अब सेम तरीका सब में लगाना है। इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से। तो 6 को मल्टीप्लाई किया कितने से, 1/2 से, तो कितना आ गया, 3। कितना आ गया, 3। और जोड़ोगे कितने में, इससे पहले यहां पे कितना है, 1। तो 1 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। तो यहां पे कितना आने वाला है, 4। इसमें भी यही तरीका लगाना है। 0 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 1/2 से, तो कितना आ गया, 0। और जोड़ोगे कितने में, 1 में। तो 1 में 0 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1। यहां पे कितना आ जाएगा, 1। इसका काम कर ही चुके हैं, इसमें भी वही काम। -1/2 को, -1 को मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 1/2 से, तो कितना आएगा, -1/2। और इसके ऊपर पहले है कितना, 1/2, और 1/2 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 0। इस 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 से, तो कितना आएगा, 1। और पहले है कितना, 0, और 0 में 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 1। इस प्रकार से हमने कौन सी मैट्रिक्स भर दी, ए मैट्रिक्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे ZJ - CJ। अगर हमारे ZJ - CJ सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएंगे तो थर्ड सिंप्लेक्स टेबल पे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म। नहीं तो हमें फिर से क्या बनानी होगी, फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल बनानी होगी। देखो ये सिंप्लेक्स मेथड के क्वेश्चन हालांकि लेंथी जरूर है, परंतु आप 1-2 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आपका किसी भी हालत में ये प्रश्न गलत नहीं होगा। और ये प्रश्न आपके 70 नंबर के पेपर के साथ साथ आपके 30 नंबर के प्रैक्टिकल में भी है। इसीलिए एग्जाम के दृष्टि से ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या फिर सिंप्लेक्स मेथड। इससे आपके पेपर में प्रश्न बनेगा तो बनेगा, आपके प्रैक्टिकल का भी ये पार्ट है। तो जो भी स्टूडेंट क्लास में नए हैं और जिनको फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बनानी नहीं आती है तो एक बार वो मेरी फर्स्ट वीडियो देखें, वहां पे हमने समझा रखा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस YouTube चैनल के ऊपर, हमारे इस शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम के ऊपर हम आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की कंटिन्यू कक्षा प्रोवाइड करवाएंगे। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेंगी, बीच में स्किप करते हुए हमारी कक्षाएं नहीं रहेंगी। और सारी कक्षाएं हम YouTube पे प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें हम मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा और हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी एक्सपर्ट टीम के द्वारा क्या रहेंगी, क्लासें रहेंगी। तो आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर। तो कंटिन्यू करते हैं। अब ZJ - CJ कैलकुलेट करेंगे। अगर ZJ - CJ सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते हैं तब तो फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल नहीं बनेगी, नहीं तो हमें क्या बनानी होगी, फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल भी। और मैं एक और बात बताऊं आपको, ये सिंप्लेक्स मेथड में अगर आपकी एक स्टेप गलत हो गई तो फिर ये प्रश्न गलत हो जाता है, परंतु फिर भी आप इसको पूरा कट ना करें। इसमें स्टेप वाइज क्या दिए जाते हैं, नंबर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपका ZJ - CJ पे आपका क्वेश्चन सही नहीं बना,
कोई एक एलिमेंट गलत हो गया तो आप पूरे पर्सन को कट करके आए, ऐसा नहीं करना है आपको। इसमें स्टेप वाइज क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। अब जेड जे माइनस सीजे को कैलकुलेट करते हैं। जेड जे माइनस सीजे को कैलकुलेट करने का वही तरीका, इस 6 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 6 को मल्टीप्लाई किया 1 से, प्लस इस -2 को मल्टीप्लाई करो कितने से, 0 से, और इसमें माइनस करो कोस्ट। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 -6, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो यहां पे तो कितना आ गया 0। नेक्स्ट 6 को मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो 6 को मल्टीप्लाई किया 0 से, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 1 से, और कोस्ट क्या करेंगे माइनस, तो -2 कर दो। तो यहां पे तो कितना आएगा 0, यहां पे कितना आ जाएगा -2, और यहां पे कितना आ जाएगा प्लस का 2, तो ये भी कितना हो जाएगा 0। यहां पे कितना आ गया 0। नेक्स्ट करते हैं, इस 6 को मल्टीप्लाई करना है कितने से, 0 से, तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 0 से, प्लस इस -2 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, -1 से, और कोस्ट को क्या करोगे माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 0, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 0, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2, यहां पे कितना आ जाएगा 2। अगला और करते हैं, तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 1 से, प्लस -2 को मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 2 से, और माइनस कितनी करोगे कोस्ट 0, तो ये कितना आएगा 6, और माइनस का 4 और माइनस का 0, तो ये भी कितना आ जाएगा 2, तो यहां पे कितना फिल कर देंगे। अब ध्यान से देखो, क्या हमारे ओल जेड जे माइनस सी जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या नहीं है? क्या हमारे सभी जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या? क्या एक भी जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव आ रहा है क्या? एक भी जेड जे माइनस सी जे नेगेटिव नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी थर्ड सिंप्लेक्स टेबल पे ही ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, फिनिश। परंतु अभी हमारा रिजल्ट नहीं आया। इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल नहीं बनेगी। फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल नहीं बनेगी तो हमें मिनिमम रेशियो निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिनिमम रेशियो हम तब निकालते हैं जब हमें क्या बनानी होती है, नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल क्या करनी होती है, जनरेट। तो एक बात तो कंफर्म हो चुकी कि हमें यहां पे फोर्थ सिंप्लेक्स टेबल नहीं बनानी है, परंतु अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं आया है। अब इधर देखो फाइनल आंसर आएगा कैसे, फाइनल आंसर आएगा कैसे। फाइनल आंसर लाने के लिए आप एक बार फिर से क्वेश्चन को देखें। ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक करके बुक आती है जो आपके इस बार सिलेबस में है, सेमेस्टर फर्स्ट के सिलेबस में, कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, और उसी का क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन था ये, हमारी जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम थी वो ये थी, मिनिमम ऑफ z इज इक्वल टू -6x1 प्लस 2x2। इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन काम में लेना है। क्या काम में लेना है? इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें क्या लेना है, काम में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन काम में लेने के बाद इस मिनिमम जेड की जगह तो मिनिमम जेड लिखो, -6 की जगह -6 मल्टीप्लाई, इस x1 की वैल्यू आपको लेनी होगी ये कौन सी टेबल की, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल की, जिसके अंदर ऑल जेड जे माइनस सी जे हमारे क्या रहेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू तो कितनी काम में लोगे, 4। तो यहां पे तो कितना लिखेंगे 4 प्लस 2। x2 की वैल्यू काम में लेनी है ये, x2 की वैल्यू कितनी है 6, तो यहां पे कितना लिखेंगे 6। तो मिनिमम z इज इक्वल टू, ये कितना होगा माइनस का 24, और ये कितना हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा प्लस का 12। तो मिनिमम z इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 12। मिनिमम z इज इक्वल टू कितना, मिनिमम z इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 12, और ये x2 हमारा कितना है 6। और इस प्रकार से ये हमारा फाइनल आंसर है। और इस प्रकार से सिंप्लेक्स मेथड का हमारा पहला क्वेश्चन यहां पे क्या हो जाता है, फिनिश। एक बार मैं आपको फिर से फाइनल रिवीजन कर देते हैं, ये हमारी फाइनल रिवीजन रहेगा। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस क्लास के अंदर हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं।
मैथमेटिक्स की बुक कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक पढ़ रहे हैं, वो बुक आपके पेपर के अंदर 100 नंबर की रहेगी, जिसमें 70 नंबर का आपका पेपर लगेगा और 30 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा। ये 70 नंबर का पेपर आपके 4 यूनिट के अंदर डिवाइड है। इसमें सबसे पहले हमने 4th यूनिट से स्टार्ट किया है और 4th यूनिट के टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से क्या किया है शुरू। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम सिंप्लेक्स मेथड से क्या करने वाले हैं, सोल्व। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उसको बोलते हैं जिसमें हम डेली यूज की समस्याओं के अंदर अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम, और अपने लॉस को क्या करना चाहते हैं, मिनिमम। इसको सोल्व करने का जो साइंटिफिक मेथड है उसको सिंप्लेक्स मेथड बोलते हैं। सिंप्लेक्स मेथड के कुछ स्टेप्स हैं, उनको हमें क्या करना पड़ता है, फॉलो। इसमें पहली स्टेप बोलती है कि दी गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करें, कन्वर्ट। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया था हमने पिछली कक्षा में देखा था। तो जो भी स्टूडेंट क्लास में नए हैं वो हमारी पहली क्लास देखें। पहली क्लास में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हमने सिखाया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद दी गई स्टैंडर्ड फॉर्म को हमें मैट्रिक्स फॉर्म में क्या करना होता है, कन्वर्ट। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल को क्या करना होता है, जनरेट। फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल के अंदर अगर हमारे ऑल जेड माइनस सीजे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाते हैं तब तो पर्सन वहीं पे फिनिश हो जाता है, हमें सेकंड सिंप्लेक्स टेबल नहीं बनानी पड़ती। नहीं तो हम सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं और क्या बनाते हैं, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। और थर्ड सिंप्लेक्स टेबल हमने आपके सामने बनाई है और इस प्रकार हमारे जेड माइनस सीजे सारे क्या आ जाते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हमारा बनता है फाइनल आंसर। तो आज की हमारी यह क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल हम सिंप्लेक्स मेथड के ही और सवाल करेंगे। हमारी इस क्लास के अंदर सिंप्लेक्स मेथड के कम से कम भी 5-6 प्रश्नों का क्या करवाई जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। और भी अगर आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर किसी को नोट्स चाहिए सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे आप नंबर पे आप हमें मैसेज करें, हम आपको नोट्स भी क्या करेंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। और आप हमारे इस लिंक को, यूट्यूब लिंक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।